हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पे बात करूंगा। जी 20 ग्रुप। आज का ये टॉपिक बहुत हाईलाइटेड है क्योंकि इंडिया ने इसके पास इस साल G20 ग्रुप का प्रेसिडेंसी भी है और अभी हाल फिलहाल में इसका एक समिट भी न्यू दिल्ली में हुआ है। तो मैंने इस टॉपिक पे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो कि इसकी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आएंगी। तो बात करते हैं कि G20 ग्रुप फॉर्म क्यों हुआ, कब हुआ। पहले उसके फॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये ग्रुप की शुरुआत से अगर हम बात करें तो हमें पहले G7 ग्रुप के बारे में जानना होगा। तो ये स्टोरी शुरू होती है 1973 से। 1973 में एक ऑयल क्राइसिस आता है और जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए अमेरिका को ऑयल सप्लाई करने से मना कर देती हैं। कहती हैं कि हम इन कंट्रीज़ को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। इससे उन कंट्रीज़ में ऑयल और पावर की बहुत क्राइसिस हो जाती है और उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। इस क्राइसिस के बाद ये कुछ कंट्रीज इकट्ठी होती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि हमारे पास एक फोरम होना चाहिए जहां पर हम इस तरह की क्राइसिस को अवॉइड कर सकें, उसके लिए कुछ एक्शन प्लान बना सकें। तो इसके लिए 4 कंट्रीज इकट्ठी होती हैं, यूएस, यूके, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी, और वो मिलके एक फोरम को फॉर्म करना चाहती हैं। और बाद में इसमें 2 और कंट्रीज, इटली और जापान को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये 6 कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है और इसे G6 नाम दिया जाता है। ये ग्रुप का फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था, 1975 में इस G6 का फॉर्मेशन होता है। और इसके नेक्स्ट ईयर 1976 में इसमें जापान को भी शामिल कर लिया जाता है। तो टोटल 7 कंट्रीज का ये ग्रुप हो जाता है, जिसलिए इसको हम G7 कहते हैं। इस ग्रुप का एक ही मकसद था कि फाइनेंशियल इश्यूज को के ऊपर एक्शन प्लान तैयार करना मिलकर। इसमें क्या है कि हर एक कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और उस हर एक कंट्री में जो एक सेंट्रल बैंक होता है उसके गवर्नर मीट करते थे और डिस्कस करते थे और अपना एक एक्शन प्लान क्रिएट करते थे। और उनका स्टार्टिंग में मेन एक ही एम था, एक ही इशू था कि हमें फाइनेंशियल इश्यूज पे ही बात करनी है, फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करना है, फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, ऐसी सिचुएशन ना आए, इस चीज़ को इंश्योर करना है। 98 में इसमें रशिया भी शामिल हो जाता है। तो ये 8 कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है और तो इसीलिए इसे 98 के बाद G8 के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2014 में रशिया को फिर से इस ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। उसका रीज़न है कि रशिया ने क्रीमिया पे जो इन्वेड किया, उस इन्वेड करने के रीज़न से रशिया को इस ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। तो फिर से ये G7 ग्रुप रह जाता है। तो ये तो थी G7 ग्रुप के फॉर्म होने के बाद। 1997 में भी एक बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, बेसिकली एशियन कंट्रीज़ में, लाइक थाईलैंड एंड इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया। इन सब कंट्रीज़ में एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी और उसमें इन कंट्रीज़ की जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यूएट हो गई थी। शुरू में थाईलैंड ने अपनी करेंसी को जानबूझ के डीवैल्यूएट किया था ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। तो लेकिन हुआ ये कि इसके बाद बाकी कंट्रीज ने भी अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट किया और धीरे धीरे ये सिचुएशन इतनी एडवर्स हो गई कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह की सिचुएशन आई। अब सिंस वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो जो G7 कंट्रीज ने देखा कि अगर किसी एक भी कंट्रीज में फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो उसका इम्पैक्ट सारी कंट्रीज पे होता है।
तो उन्होंने सोचा कि हमें अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है तो सिर्फ हमें अपने आप को नहीं देखना है, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो बिग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसी कंट्रीज जिसका वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है, उनको भी हमको देखना होगा, उनको भी अपने साथ में लेके चलना होगा। तो इसी एम के साथ 1999 में G20 ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि वर्ल्ड की जितनी भी बिग इकोनॉमीज की थी, डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, उनको एक साथ रखा जाता है। तो बिग इकोनॉमीज में जो पहले सबसे बड़े नाम आता है रशिया, चाइना, इंडिया, कनाडा, कनाडा तो पहले था ही, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज है। इसके बाद ये इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि वर्ल्ड के हर एक रीजन का रिप्रेजेंटेशन इस ग्रुप में होना चाहिए। तो फिर इसमें बाकी कंट्रीज, अलग अलग रीजन से भी कुछ कंट्रीज को ऐड किया जाता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना और सऊदी अरबिया और इटली। तो इस तरह से ये 19 ग्रुप का एक टीम फॉर्म होता है। और एक G7 कंट्रीज को छोड़कर यूरोप की जितनी बाकी कंट्रीज हैं उसको भी मिलाकर यूरोपियन यूनियन को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो टोटल 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन 20 मेंबर्स इसमें हो जाते हैं। इसका नाम G20 होता है। तो 99 में इसका फॉर्मेशन हुआ जैसा कि हमने देखा, और शुरू में जो मीटिंग्स होती थी उसमें सिर्फ कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही मीट करते थे। तो ये एक सिलसिला चालू हो गया। लेकिन 2008 में जो एक भयंकर रिसेशन आया था, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली अमेरिका पे हुआ था, उसके बाद इन कंट्रीज ने सोचा कि नहीं, ओनली फाइनेंस मिनिस्टर के मिलने से नहीं होगा, हमें अपने कंट्रीज के हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी मिलना होगा। तो उसके बाद 2008 से एक नई शुरुआत हुई कि जिसमें कंट्री के हेड भी मिलके मीटिंग करना स्टार्ट किए, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स मिलके एक मीटिंग करना स्टार्ट हुआ। उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की ही मीटिंग होती थी। तो 2008 से आज तक 18 इस तरह के समिट हो चुके हैं। तो पहला जो समिट हुआ था अमेरिका में ही हुआ था, क्योंकि 2008 का जो क्राइसिस था उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अमेरिका पे ही पड़ा था। तो अभी हमने हाल फिलहाल में जो देखा वो इसी का 18th समिट था, जो हमने न्यू दिल्ली में होते हुए देखा है। सो अब बात करते हैं, ये तो हुई बात उसके फॉर्मेशन की, अब बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है। ये ट्रोइका बेसिस पे वर्क करता है। 3 कंट्रीज का एक टीम फॉर्म होता है। 3 कंट्रीज मतलब, अच्छा इसकी बात करें कि इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास रहती है, तो इसकी प्रेसिडेंसी और हेडक्वार्टर कोई फिक्स नहीं है, वो हर साल चेंज होता है। अलग अलग कंट्रीज इसकी प्रेसिडेंसी एक्वायर करती है। और जैसे इस साल इंडिया ने किया, उससे पहले इंडोनेशिया के पास था, नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील के पास होगा। तो ये 3 कंट्रीज जो होस्टिंग कंट्रीज है, जो इस साल होस्ट करने वाली हैं, जो लास्ट ईयर होस्ट की थी और जो अगले साल होस्ट करेंगी, 3 कंट्रीज का एक टीम फॉर्म होता है जिसे ट्रोइका कहते हैं। और ये 3 कंट्री इसके वर्क को देखती है, एजेंडा को फॉर्म करती है और बाकी डिस्कशन के थ्रू कि इसमें क्या एजेंडा होना चाहिए और क्या क्या किन किन इशू पे हमें बात करनी है वो डिसाइड करती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है, जो कंट्री इस साल होस्ट कर रही है उसका रहता है। इसमें बेसिकली 2 ट्रैक होते हैं। एक टीम होती है, एक ट्रैक होता है जो कि फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर मीटिंग्स करती हैं, जिसे फाइनेंशियल ट्रैक कहते हैं। और दूसरा ट्रैक होता है जिसमें कि कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और इसे शेरपास ट्रैक कहते हैं। तो ये बेसिकली 2 तरह के ट्रैक हो गए। और पहले इस ग्रुप का जो इश्यूज था वो मेनली एक ही इश्यूज पे ये लोग बात करते थे, ओनली फाइनेंशियल इश्यूज पे ही ये लोग बात करते थे कि फाइनेंशियल इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाए। बट अब इसमें धीरे धीरे कुछ और टॉपिक्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इसमें
जोड़ दिया गया है। तो इसके ऊपर भी एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन G20 ग्रुप के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगी। एक G20 ग्रुप का एक ओवरव्यू का आइडिया आपको हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, होप आप इसको ज़रूर देखिए और इससे आपको बहुत कुछ एक बेसिक जानकारी G20 की हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू सून।